गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। रेस्ट फॉर्म में जब चार्ज है वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्जेस अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। जो सराउंडिंग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कूलम्ब्स लॉ था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 दोनों चार्जेस थे और R उनकी मिड की रेडियस थी। इसी के साथ उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, और अभी हमारे पास थर्ड यूनिट क्या है, R। तो बेसिकली R तक पहुंचने के लिए पहले हम इस पूरे सिनेरियो से क्रॉस होते हैं। देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसने दिया था, सर जॉर्ज ओम्स। सर जॉर्ज ओम्स ने क्या कहा कि उन्होंने डिस्कवरी की है कि द लॉ विच रिलेटेड द करंट एंड वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिक करंट, कि उन्होंने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के मिड में। लेकिन लास्ट आपकी जो क्लासेस गई हैं उसके बेसिस पे पहले मैं एक बार वोल्टेज और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको दोबारा अगेन रिवाइज करते हैं। हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इतना स्पेस सही है? ओके। वोल्टेज करंट, वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन ऐसा यूनिट क्या है इसकी, VOLT, और इसको सिंबल कौन सा है इसका, कैपिटल V। क्लियर? अगेन अगर मैं वोल्टेज को और कंपेयर करूं तो लाइक वोल्टेज को किससे रिलेट कर सकते हो, प्रेशर। वोल्टेज को किससे रिलेट कर सकते हो, प्रेशर। कैसे, जैसे हमारे हाउसेज के अंदर अगर मैं अपने जो हाउसेज के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, एसी इलेक्ट्रिसिटी, उसके वोल्टेज की बात करता हूं तो वो कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है। क्लियर? तो इसी चीज को पानी के बेसिस पे समझते हैं, वाटर प्रेशर के बेसिस पे। मेरे पास दो टंकी हैं, एक मैंने हाई एल्टीट्यूड पे स्टेब्लिश की हुई है, एक लो एल्टीट्यूड पे। अगर मेरे को टैप ओपन करना है तो ऊपर वाली टंकी से पानी को नीचे आने के लिए क्या किसी मोटर की रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं। रीजन, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर का फ्लो रहता है। वाटर का फ्लो कैसे हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन अगर नीचे वाली टंकी के जो वाटर है वो पानी है, मेरे को ऊपर वाले टंकी में फिल करना है, तो क्या केवल टैप ओपन करने से हो जाएगा? नहीं, मेरे को एक मोटर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि प्रेशर अप्लाई करके उसका पानी का टंकी में ऊपर की तरफ पानी फिल कर रही है। सेम वोल्टेज काम कर रहा होता है। जैसे कि दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या कहोगे, लो वोल्टेज। जब इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस मैं कुछ कंपोनेंट सप्लाई करता हूं, यहां पे आपके जो बल्ब की डिजाइन है वो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है कि ये रेजिस्टेंस। तो लाइक मैंने एक सर्किट कंप्लीट किया। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो करंट फ्लो होगी, कब, जब मैं की को कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होगी। करंट का फ्लो कहाँ रहेगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो वोल्टेज बेसिकली प्रेशर की तरह वर्क करता है। अगर इसको और बेटर समझना हो तो जो हाउसेज में एसी की सप्लाई है उसको समझते हैं। हाउसेज के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो 220 वोल्ट सप्लाई होती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करवाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लॉन्ग वायर्स यूज करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं। लेकिन क्या उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई फ्री रहता है? क्योंकि अगर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं तो अगर 220 से अब मैं 250 500 वोल्ट पे जा रहा हूं, तो क्या वहां पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक्सीलरेशन होगा वो इंक्रीज होगा, उनका मोमेंटम इंक्रीज होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जितना दोनों प्लेट्स में डिफरेंस इंक्रीज होगा उतने ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। क्लियर?
तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो एसी है वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवल कर रही होती है, वहां पे कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। वहां हमारे जो हाई एक्सटेंशन लाइंस 25,000 वोल्ट या 25 केवी, 30 केवी और इससे भी अपर रहती है। तो बेसिकली इतने हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया वोल्टेज क्या है, बेसिकली प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करने के लिए। जितना मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उतना ही इंक्रीज होगा। तो वोल्टेज को आप किस टर्म्स में एक्सप्लेन, किस टर्म्स में समझ सकते हो? प्रेशर की टर्म में। वोल्टेज को किसके टर्म्स में समझ सकते हो? प्रेशर की टर्म्स में। ठीक है, तो वोल्टेज ऐसा यूनिट वोल्ट, प्रेशर 220 वोल्ट हमारे हाउसेज के अंदर सप्लाई होता है। और बेसिकली टर्मिनल्स की बात करते हैं कि जैसे बैटरी के जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनपे 12 वोल्ट रहता है। हम कहते हैं कि हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट बैटरी है। दैट मीन्स उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उसमें डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, अगेन 12 वोल्ट। लास्ट क्लासेस जो मैंने जैसे ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लिया था कि जो छोटा ट्रांसफॉर्मर हम सर्किट्स में यूज करते हैं, तो वहां पे कुछ इस तरीके से था कि ये कितना था, -12 है, ये 0, ये +12 है। एज ए यूजर पे डिपेंड करता है उसको कितना आउटपुट चाहिए। अगर मेरे को 12 आउटपुट चाहिए, मैं इन दोनों के बीच में कनेक्शंस स्टेब्लिश करूंगा। अगर मेरे को 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करता हूं तो यहां भी 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट ये और पॉइंट अपर, लोअर और अपर पॉइंट्स की भी डिस्कस करूंगा, यहां पे आउटपुट कितना मिलेगा? 24 वोल्ट्स। ये लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। तो वोल्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेशर को यूज कर सकते हैं। वोल्टेज क्या, बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ प्रेशर जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है। सेकेंड टर्म कौन सी है? करंट। ओम्स लॉ की स्टडी से पहले मैं दो टर्म्स क्लियर कर रहा हूं, V और I, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है? आप सिंगल एक लाइन स्टडी करोगे, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इतना ही है। तो अगर आप V और I को एक बेटर तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो ओम्स लॉ समझ आए। अगर मैं करंट की बात करता हूं, करंट को किसे रिप्रेजेंट करते हो? I। करंट को किसे रिप्रेजेंट करे? I। ओके, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और सिंबल क्या हुआ? कैपिटल A। अब करंट को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कैसे? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास, वो रेस्ट कंडीशन में थे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, मूविंग कंडीशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है। तो मैं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा। मैं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को क्या कह सकता हूं? चार्ज। मैं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को क्या कह सकता हूं? चार्ज। अब अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में है, मूविंग चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो मैं कितना कहूंगा? चार्ज उस पर कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ मूव कर रहे होंगे तो क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड चार्ज। एंड मूविंग चार्ज क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी को डिफाइन किया था हमने डेफिनेशन के अंदर कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से एवरी सेकेंड्स जितना चार्ज मूव करेगा, जितना चार्ज वो पास करेगा, उसी को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस के बेसिस पे डिफाइन किया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मेरे लिए क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मेरे लिए क्या रहेगा? आउटपुट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अब दोनों में एक पार्ट और मिसिंग है, मीटर। मीटर दैट मीन्स रीडिंग करने का इक्विपमेंट। अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो यहां पे की मेजर कौन करेगा? वोल्ट मीटर। वोल्टेज को मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर। अब
एक पॉइंट और छोटा सा क्रिएट होता है कि सर जो वोल्ट मीटर है उसको हम कहाँ अप्लाई करें, सीरीज में अप्लाई करें या पैरेलल में अप्लाई करें। क्लियर है? जब सर्किट्स की बात कर रहे होंगे, ओम्स लॉ के अंदर सर्किट्स की बात करेंगे तब ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी वोल्टेज को किससे डिफाइन करते हैं या किससे रीड करते हैं? वोल्ट मीटर। सेम वैसे ही करंट को रीड करने के लिए क्या होता है? एमीटर। क्लियर? तो वोल्टेज और करंट दोनों बेसिकली क्या चीज है, किससे रिलेट करते हैं, ये चीज समझ आए। आगे चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। Ohm's law suggested the relation between potential difference and current in the circuit। किसी भी सर्किट के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और करंट के रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कौन है? ओम्स लॉ के बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बिग नोट मेंशन कीजिए, ये एक नोट मेंशन करवा रहा हूं, पूरे पोर्शन के अंदर जो एक हिडन थिंग्स होती हैं उनको नोट के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। बीइंग टेम्परेचर एंड डायमेंशंस रिमेन कांस्टेंट। बीइंग टेम्परेचर एंड डायमेंशंस रिमेन कांस्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि जो उसका टेम्परेचर है वो, और डायमेंशंस, डायमेंशंस में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी लेंथ और वॉल्यूम, मैं सबको कंसीडर करूंगा, और टेम्परेचर के अंदर उसका मटेरियल आएगा। क्लियर? तो इस चीज को एक बार रिमाइंड रखना, क्योंकि ये डायरेक्टली बेसिक, ये पूरी चीज हमें किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरफ। बीइंग टेम्परेचर एंड डायमेंशंस रिमेन कांस्टेंट, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? कि वो रेजिस्टेंस के बारे में कह रहे हैं। जब आगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम स्टडी करेंगे तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे, लेकिन अभी इस चीज को समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि ये रिलेशन को एक्सप्लेन मैं करूंगा, वी और आई का रिलेशन स्टेब्लिश होगा, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस को क्या करो? कांस्टेंट। कंडीशन अप्लाइड। अब ये जो आपका है, ये आपका है ओम्स लॉ। Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor। कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के। दैट मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब भी हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और यहां पे कांस्टेंट क्या होगा? रेजिस्टेंस। कांस्टेंट क्या होगा? रेजिस्टेंस। मोस्टली एक्सप्लेनेशन इतना ही होता है, लेकिन जब आप 12th में पहुंचेंगे तो ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट आता है। तो हम 10th क्लास में उसी एक्सपेरिमेंट का, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जस्ट आपको समझना है। ओम्स लॉ केवल इतना डिफाइन करता है कि मैं वी और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन उस रिलेशन का बेस क्या रहेगा? आर कांस्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको प्रूव करते हैं कि क्या वो सही है, क्या सही में आर कांस्टेंट रहेगा। और अगर आर को कांस्टेंट मानते हैं तो क्या वी और आई उसी के रिलेशंस में चेंज होंगे? इसी चीज का जो सॉल्यूशंस रहता है वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा। यह आपका एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ठीक है, ओके। ऑब्स्टिकल की तरह है। अब ये विजुअल्स है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। जब कंपोनेंट्स के थ्रू कोई चीज रिप्रेजेंट की जाती है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, और जब उसके कंपोनेंट्स के रिप्रेजेंटेशन में मैं कुछ शो कर रहा हूं वो क्या है? सर्किट डायग्राम्स है। तो एक बार इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं पहले। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये जो आपके सामने प्रेजेंट है ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस।
ये जो आपके सामने है ये क्या है, एक बैटरी या एक डिवाइस बोल सकते हैं जो एसी टू डीसी ट्रांसफर कर रहा है, आपको आउटपुट में 8 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। अगेन एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस एंड की। ये यहाँ पे छोटा सा जो आपको एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है क्या है, की। जैसे ये ऊपर की जो नोब है, ये जो इसकी ऊपर की नोब है, इसको रिमूव करके हटा दूंगा तो ये क्या रहेगा, ओपन। और जब मैं इसको लगा दूंगा तो क्लोज। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार सर्किट की स्टडी करते हैं। ये जो आपका कंपोनेंट है सामने आपको जो विजिबल है, रियोस्टेट। रियोस्टेट का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस रियोस्टेट का यहाँ पे क्या है, बोले सर ये जो आपके सामने बैटरी विजिबल है, इसके मैं वोल्टेज इंक्रीज और रिड्यूस नहीं कर सकता, एक सिंगल सप्लाई प्रोवाइड करनी है मेरे को। क्लियर। तो सिंगल सप्लाई के वोल्टेज को रिड्यूस और इंक्रीज करने के लिए मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं, रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर। फैन का रेगुलेटर देखा आपने, जिसको हम फैन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो दिमाग में बहुत बार एक बार आता है कि सर अगर मैं फैन को लो स्पीड पे चलाऊंगा तो क्या उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, या फुल पे चलाऊंगा तो भी उतना ही करेगा। क्लियर है। वो सेम करता है, वो वोल्टेज को जस्ट ड्रॉप डाउन कर रहा है, जैसे वेरिएबल रजिस्टर काम कर रहा है, सेम उसी का अनदर नेम क्या है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट को मैं फ्लक्चुएट करके क्या करूंगा, वोल्टेज को कंट्रोल करूंगा। सेकंड क्या है मेरे पास, की आपको सबको आइडिया की क्या कर रही होती है, सर्किट में कहीं भी कनेक्ट कर दो और वो सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम आती है। अगेन ये क्या है, एमीटर। और ये किस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। अब पहली चीज रिक्वायरमेंट आती है कि सर एमीटर सीरीज में क्यों लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहां पे ये मेरा क्या है, वोल्ट मीटर, और यही किस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, पैरेलल के अंदर। तो सर वोल्ट मीटर को आप पैरेलल कनेक्शंस में लगा रहे हो, एमीटर को आप सीरीज कनेक्शंस में लगा रहे हो, उसका कुछ रीजन, ऑफ कोर्स रीजन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर मैं पर्पस की बात करता हूं, जो एमीटर है वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, करंट को रीड कर रहा है, करंट रीड कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को रीड करने के लिए उसको सीरीज में ही लगाना रिक्वायर्ड है। रीजन उसका, रीजन दैट मींस सबसे पहले एक सिंपल सी चीज कह सकते हैं कि जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत लो रहता है। लो रेजिस्टेंस कैरी ऑन करता है कौन, एमीटर। जबकि वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत हाई। अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा तो ये आगे करंट को पास ऑन ही नहीं होने देगा, इससे करंट पास ऑन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। एमीटर का रेजिस्टेंस लो रहता है, जिस वजह से उसको मैं सीरीज में यूज कर सकता हूं, पहला। सेकंड रीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहा है, ये बेसिकली फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को काउंट अप कर रहा है, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहा है, इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। तो अगर ये सीरीज में नहीं लगाएंगे, इसको किसी भी सर्किट के पैरेलल में लगा रहे हैं, सपोज दैट, मानते हैं, एक इमेजिन करते हैं, थॉट्स क्रिएट करते हैं कि सर ये सर्किट कुछ ऐसे था, करंट की जो सप्लाई थी वो कुछ ऐसे थी, मैंने यहाँ पे दो कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अभी भी यहां से होगा, नहीं, हमने सॉर्टिंग की है, तो दैट मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहां से पास ऑन होंगे, इस सॉर्टिंग वाले पाथ से। एमीटर केवल उन्हीं को कैलकुलेट कर पाएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से पास ऑन हुए। तो क्या एमीटर एक्यूरेट करंट को डिस्क्राइब कर पाएगा, नहीं। दैट मींस अगर मैं इसको पैरेलल कनेक्शन करता हूं तो केवल उतनी ही करंट को डिफाइन कर पाएगा, उतना ही आउटपुट शो करेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से फ्लो हुए हैं, या जितना उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई है। इसीलिए हम एमीटर के कनेक्शंस कहां देखते हैं, सीरीज में, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्जन नहीं मिलता, जब तक इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्जन नहीं मिलता, तब तक इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट नहीं, जितने करंट मेरी यहां से पास ऑन होगी वो ऑल टोटल इलेक्ट्रिक एमीटर से पास ऑन होगी। ओके, अब पॉइंट है सेकंड, वोल्ट मीटर की बात करते हैं।
बोले सर जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में क्यों लगा है? पहली चीज, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना हाई है कि अगर मैं सीरीज में यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर को स्टेब्लिश कर देता हूँ, प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस लगा रहे हैं ये बैटरी के टर्मिनल्स के बेसिस पे रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो ये सिंबल भी किसका होगा? प्लस का, ठीक है। सेकंड माइनस का। अब अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो इसके अंदर से करंट फ्लो आउटपुट शो ही नहीं करेगा। अगर जितना करंट इसके अंदर जाएगा यहां से कुछ भी नहीं, आउटपुट जीरो, तो क्या मेरा सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं। तो फर्स्ट थिंग कि मैं उसको सीरीज में कनेक्ट इस वजह से नहीं कर सकता। सेकंड, जो वोल्ट मीटर है उसका बेसिक वर्क क्या है? वो वोल्टेज डिफरेंस बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप आउट कहां होता है? हमारे आउटपुट यूनिट पे, जिसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं या फिर लोड रेजिस्टेंस। जैसे किसी भी एक सर्किट की बात करते हो, एक सर्किट है, थोड़ा टाइम लगेगा इस टॉपिक को समझने में, लेकिन ये टॉपिक सेम आपको 12th में एज इट इज हेल्प करेगा, ठीक है। तो पॉइंट यहां करते हैं ए बी। अगर मैं इस की को कंप्लीट करता हूं तो यहां से करंट पास ऑन होगा। अब एक सिंपल सी चीज होती है, सर ये जो बल्ब लगाया है क्या मैं इसको रेजिस्टेंस कह सकता हूं? ऑफ कोर्स, क्योंकि आउटपुट यूनिट क्या है मेरी, यहाँ पे बल्ब है। जितना इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑल टोटल कहां ड्रॉप आउट होगा? बल्ब पे। दैट मींस ऑल टोटल बैटरी का टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहां कंप्लीट हो रहा है? बल्ब पे। अब अगर मेरे को बल्ब पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आउट हुआ है ये कैलकुलेट करना है, तो ऑफ कोर्स मेरे को ये जो दो वोल्ट मीटर के कनेक्शंस हैं ये कहां कनेक्ट करने होंगे? अक्रॉस द लोड, या फिर अक्रॉस द आउटपुट यूनिट, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तीनों सेम है। अक्रॉस द आउटपुट यूनिट, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, या फिर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। दैट मींस यहां इस सर्किट में मेरे को आउटपुट कहां विजिबल होगा? आर या फिर आर एल, लोड रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस पे। क्लियर? अब इसी चीज को समझते, एमीटर समझ आया, वोल्ट मीटर समझ आया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या रहता है? जो आउटपुट शो कर रहा होता है, जहां पे रियोस्टेट क्लियर हुआ बैटरी की। अब इसी चीज को एक बार इससे रिलेट करो, ये जो रेजिस्टेंस है, यहां पे ये जो प्रोब है इसमें दो कनेक्शंस विजिबल है। एक आपको इस प्रोब पे कनेक्शंस विजिबल है, सेकंड यहां से। दैट मींस ये जो इनपुट लिया यहां से फ्लो होते हुए, कुछ ऐसा। रियोस्टेट किस तरह से वर्क करेगा? ये जो ऊपर वाली प्रोब है, नोब है, इसको मैं जितना शिफ्ट करूंगा, जितना उसको मैं आउटपुट यहाँ पे नियर बाय लेके आऊंगा, उतना ही रेजिस्टेंस लो होगा। जितना मैं इसको दूर लेके जाऊंगा उतनी ही करंट को उन कोइल्स के थ्रू आउट मूव करते हुए यहां से आउट होने। तो यहाँ पे जो किसी भी वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है उसको यूज किया है, ना कि कोई कंपोनेंट यूज किया है। रजिस्टर्स जानते हो, कंपोनेंट होता है एक छोटा सा जिसकी कलर कोडिंग रहती है, उसकी बेसिस पे वैल्यूज होती है। तो अगर मैं यहाँ पे रियोस्टेट की बात करता हूं, इसने वायर के कंडक्शन के बेसिस पे क्या यूज किया है? रेजिस्टेंस का यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके कनेक्शंस कहां अवेलेबल है? ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। ये आर एच, रियोस्टेट, इसके बॉटम में एच रहता है, ये डायग्राम के अंदर शो किया हुआ, बाकी लोअर केस के अंदर एच है। ओके, ये क्या है आपका? वोल्ट मीटर, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वी। ये क्या है? एमीटर। ये आपकी बैटरी और ये आपका की। तो इसकी जो कनेक्शंस है वो आपको यहां क्लियरली विजिबल होंगे। अब ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करता हूं दैट मींस V इक्वल्स टू RI या V इक्वल्स टू IR। क्लियर? इसी के बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया जाता है कि मैं रियोस्टेट को मैक्सिमम शिफ्ट करके रखूंगा
और धीरे 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 रिड्यूस करता जाऊंगा। तो अगर मैं मैक्सिमम शिफ्ट करके रखूंगा तो वोल्टेज कितना रहेगा, और एम्पियर। तो जिस बेसिस पे मैं कुछ शिफ्ट करते जाएंगे तो ये वोल्टेज और एम्पियर चेंज होगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन एक्सपेरिमेंट को वर्बली एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो सपोज अगर मैं 0 पे रखता हूं तो इसके अंदर कुछ रीडिंग आएगी, मैं इसको 1 पे लेके जाऊंगा, इसकी रीडिंग शिफ्ट होगी। मैं एक बार पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देता हूं। यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5, वोल्टेज कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, क्लियर। यहां पे एम्पियर के अंदर 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। इसकी मैक्सिमम रीडिंग कितनी है, 1 एम्पियर, और इसका मैक्सिमम कितना है, 5 वोल्ट। अब रियोस्टेट को मैं धीरे धीरे चेंज करूंगा, रियोस्टेट को धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं, दैट मींस मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूं जो इनपुट सप्लाई है। एक बार इस चीज को कंप्लीट इनपुट सप्लाई मानते हुए इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, देखते हैं। अगर मैं V की वैल्यू 1 पे कंसीडर करता हूं, कितना है V की वैल्यू 1 पे कंसीडर हुई, दैट मींस ये फर्स्ट रीडिंग को शिफ्ट करेगा 0.2, 1.2। अब यहां से R किस बेसिस पे फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है आपको, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। उसको मार्क कर दो, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको भागने नहीं देना है, ऐसा बॉक्स में बंद कर दो, कहीं नहीं जाएंगे फिर। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, क्लियर है। यहां पे 1 डिवाइडेड बाई 0.2, अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर कितना बना, 5। ओके सर, हमने आउटपुट निकाला, रेजिस्टेंस कितना आया, 5, ठीक है सर। कुछ चेंज कीजिए, और तो मैं थोड़ा सा माइल्यूट चेंज करूंगा और तब तक उसको शिफ्ट करता रहूंगा जब तक ये नीडल 2 पे नहीं आ जाती। मैं केवल वोल्टमीटर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि माइल्यूट शिफ्ट करते 2 आएगा, नहीं, 1 और 2 के मिड में भी रहेगा, लेकिन मेरे को प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो मैं उसको तब तक शिफ्ट करूंगा जब तक नीडल है वो कंप्लीट 2 वोल्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। दैट मीन्स अभी मेरे को वोल्टमीटर पे कितना आउटपुट मिला, 2 वोल्ट। ओके, अब इसको साथ में समझो भी, फील भी करो कि 2 वोल्ट क्या है। 2 वोल्ट अगर मेरे को वोल्ट मीटर के अंदर आउटपुट मिल रहा है, दैट मींस जो अननोन रजिस्टर है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस 2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन सर आपने बैटरी तो 8 वोल्ट की कनेक्ट की थी, बाकी 6 वोल्ट कहां हो रहा है, ऑफ कोर्स रियोस्टेट पे, क्लियर है। ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हम इसको एज ए बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं, देन आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, सॉरी, अगर मैं इसी पोजीशन पे वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करता हूं तो 2 वोल्ट है, उसी पोजीशन पे मैं एमीटर की रीडिंग नोट करूंगा, तो 0.2 से शिफ्ट होकर आप ऑब्जर्व करोगे वो कहां पहुंच गया, 0.4, ठीक है। देन अगेन आर फाइंड आउट करने के लिए V अपॉन I, V कितना है 2 वोल्ट, I कितना है 0.4, पॉइंट को रिप्लेस करो, 0 मार्क करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, अगेन आपके R कितना आ रहा है 5। सरप्राइजिंगली दोनों का आंसर सेम है। चलते हैं आगे, अगेन मैं रियोस्टेट की वैल्यू को और कम कर रहा हूं, मैं कम कर रहा हूं रियोस्टेट की वैल्यू को, क्योंकि यहां इस कॉर्नर पे मैक्सिमम है, इस कॉर्नर से यहां से करंट का इनपुट आया, यहीं से ये मैक्सिमम वायर्स के अंदर से फ्लो होता हुआ आउटपुट यहां से शो किया। तो दैट मींस जितने कोइल्स इंगेज होंगे रेजिस्टेंस उतना ही हाईएस्ट होगा। तो मैं जो अभी मूवमेंट कर रहा हूं उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा हूं, तो जो बाकी का वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। देन वोल्टेज कितना हुआ, तब तक मैंने इसको मिनिमाइज किया जब तक नीडल मेरी 3 पे नहीं पहुंच गई। 3 पे पहुंचते ही मेरे ऑब्जर्व किया कि एमीटर की रीडिंग कितनी है, एमीटर तब तक कहां पहुंच गया था 0.6। विथ हेल्प ऑफ फॉर्मूला फिर फाइंड आउट करता हूं, 3 डिवाइडेड बाई 0.6, पॉइंट रिमूव किया 0.6 5, आप अगेन सरप्राइज है, अभी भी आर कितना है 5। नेक्स्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉर्ट करो, कब तक करनी है, जब तक मेरी नीडल कहां नहीं पहुंच जाती 4 पे। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा सर ये पहले से आपको याद है या
क्या ये फिक्स होगा? नहीं, आप जितनी बार इसको चेंज करोगे ये वी और ए चेंज होंगे, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। इनिशिएट लेवल पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, जो जिस तरीके से उसी को समझो। मैंने रेजिस्टेंस को और रिड्यूस किया, वोल्टेज की निडल किस पे आई? 4 वोल्ट पे। देन उसी के बेसिस पे मैं एमीटर को रीड करता हूं, तो उसका जो निडल है वो कहां पहुंच गए? 0.8। आर को फाइंड आउट करना है तो V अपॉन आई 0.40, 8 5 जा 40, अगेन 5। अब इसको मिनिमम कर दो। मिनिमम करते ही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल? अगर मैंने इसको मिनिमम कर दिया दैट मींस इसके कनेक्शंस कहां है? यहां पहुंच गए, तो डायरेक्टली करंट सप्लाई होगी यहां से। तो अभी वोल्टेज कितना होगा? 5। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज 5। देन करंट कितनी होगी? मैक्सिमम, दैट मींस 1। अभी भी आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला 5 डिवाइडेड बाई 1, 5। सरप्राइजिंगली आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो आर की वैल्यू है वो फिक्स है। यही तो सर जॉर्ज ओम्स ने कहा था कि अगर मैं V और I का रिलेशन स्टेब्लिश करूंगा तो स्टार्टिंग टू एंड तक मेरे को क्या कांस्टेंट चाहिए? R। और जब आप इसको टर्न करोगे, यहां पे आपको एग्जाम्स में क्या रहेगा? इसकी जो वैल्यू है उस पर एक व्हाइट स्टिकर लगा रहेगा, और जब आप व्हाइट स्टिकर को रिमूव करोगे आपको आंसर कितना मिलेगा? 5 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, OHM। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास पूरी रेजिस्टेंस पे रहेगी। लेकिन क्या ये आज के लिए एक्सपेरिमेंट समझ आया? क्या ये क्लियर हुआ पूरा का पूरा कि ओम्स, सर जॉर्ज ओम्स क्या कहे कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट इफ आर इज कांस्टेंट। तो क्या हमारे एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हुई? ऑफ कोर्स। क्लियर है? तो ओम्स लॉ यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों के अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको आंसर्स दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारे लिए आर को एक्सप्लेन करने के लिए रहेगी, क्योंकि जितने वेरिएबल्स हमें मिलेंगे, हमने वी को डिस्कस किया, हमने आई को डिस्कस किया, अभी हमारे पास ओम्स लॉ के थ्रू आउट कौन सा वेरिएबल मिला? आर। इस एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे हमारी नेक्स्ट क्लास डिपेंड करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।